हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉकेट। आज की वीडियो में हम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड केस लॉज को डिस्कस करेंगे। आज का पहला केस है निकरागुआ वर्सेस यूएसए। ये केस पर्टेन करता है यूएस द्वारा करवाई जाने वाली मिलिट्री एक्टिविटीज़ को लेकर। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि 1909 में यूएसए की मिलिट्री ने निकरागुआ के प्रेसिडेंट को पावर से हटा दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। सब्सिक्वेंटली निकरागुआ में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की गई, जिसकी वजह से निकरागुआ और यूएस के बीच कई ट्रीटीज़ बनी। इन ट्रीटीज़ के थ्रू यूएसए को एक्सक्लूसिव राइट्स और प्रिविलेजेस मिले विद रिगार्ड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड एक्सेस टू निकरागुआ। इस सब के चलते निकरागुआ में एक रेबेलियन हुआ और यूएसए को निकरागुआ से अपनी मिलिट्री फोर्सेस पुल आउट करनी पड़ी। यूएसए के लीव करने के बाद निकरागुआ नेशनल कोस्ट गार्ड के हेड सोमोजा को निकरागुआ की लीडरशिप दी गई, जो बाद में डिक्टेटरशिप में ट्रांसफॉर्म हुई। इधर ये जानना ज़रूरी है कि समोजा डिक्टेटरशिप के टाइम पर एक तरह से यूएस के प्रॉक्सी थे इन निकरागुआ। इसके बाद निकरागुआ में एक डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आने के बाद एक मूवमेंट के राइज हुआ, जिसको जाना जाता है सैंडिनिस्टा मूवमेंट के नाम से। इस मूवमेंट का एम था सभी अफेक्टेड सिटीजन्स को सपोर्ट करना इन द वेक ऑफ द डिजास्टर। इसी मूवमेंट ने बाद में समोजा की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रेबेलियन लीड किया एंड समोजा को ओवरथ्रो किया। इस रेबेलियन ने निकरागुआ के ऊपर यूएस के कंट्रोल को थ्रेटन किया, जिसकी वजह से यूएस ने निकरागुआ के लिए अपनी सारी एड रोक दी। इसके कुछ महीनों बाद ही निकरागुआ ने क्लेम किया कि यूएस ने निकरागुआ के अगेंस्ट मिलिट्री एक्टिविटी अंडरटेक करने के प्लान्स बनाए हैं। सब्सिक्वेंटली निकरागुआ नेटिव्स ने एज पार्ट ऑफ अ रेबेलियन अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई। ये एक्टिविटीज़ मेनली कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स के द्वारा करवाई गई, जो बाद में असिमुलेट होकर एक रेबेल ग्रुप बनी बाय द नेम ऑफ कॉन्ट्रास। कॉन्ट्रास का मेन ऑब्जेक्टिव था समोजा के बाद बनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का और डिक्टेटरशिप को वापस लाने का। कॉन्ट्रास को साइडलाइन से सपोर्ट कर रहा था द यूएसए, पर कॉन्ट्रास का रेबेलियन फेल हुआ और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस रेबेलियस ग्रुप को सपोर्ट करके वाज अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ निकरागुआ। इसके चलते निकरागुअन गवर्नमेंट ने यूएसए के अगेंस्ट एक क्लेम फाइल किया आईसीजे के पास। इस केस में कोर्ट के पास ये 3 इश्यूज आए। 1. क्या आईसीजे के पास सॉवरेनिटी थी इस केस को ट्राई और जज करने की? 2. क्या यूएसए की इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट ऑफ द कॉन्ट्रास अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द सॉवरेनिटी ऑफ निकरागुआ? 3. क्या यूएसए ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 2, चार्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स के आर्टिकल 18 और 20 और कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स के आर्टिकल 8 को वायलेट किया है? अब आते हैं दोनों पार्टीज के कंटेंशंस पर। निकरागुआ ने आर्ग्यू किया कि यूएस का सपोर्ट टू द कॉन्ट्रास वाज अ क्लियर इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री और इस वजह से इट वाज अ वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स। फिर निकरागुआ ने क्लेम किया कि यूएस द्वारा किए गए अटैक्स बाय वे ऑफ लैंड, एयर एंड सी वायलेशन थी लैंड और सी के ऊपर बनाए गए इंटरनेशनल लॉज की। आगे बढ़ते हुए निकरागुआ ने कंटेंट किया कि यूएस ने कॉन्ट्रास के मेंबर्स को रिक्रूट, ट्रेन और आर्म किया वेपन्स के साथ, जिससे कि वो वायलेंस और डिस्ट्रप्शन कॉज कर सके निकरागुआ में। निकरागुआ का कंटेंशन था कि ये एक्ट यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 की वायलेशन थी, जो कहता है कि यूएन मेंबर्स प्रोहिबिटेड हैं किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट फोर्स यूज करने से। फिर निकरागुआ ने कंटेंट किया कि यूएस ने उसके अगेंस्ट अनऑथराइज्ड मिलिट्री एक्शन लिया और क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, इसलिए यूएस का ये एक्ट वाज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 एंड 20 ऑफ द चार्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स। यूएसए ने क्लेम किया कि आईसीजे के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी इस केस को ट्राई करने की, क्योंकि यूएन चार्टर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं बिटवीन द UN and the various states of the US Federation। इसके चलते आईसीजे को सभी अमेरिकन स्टेट्स की प्रेजेंस चाहिए होगी टू ट्राई द मैटर। फिर यूएसए ने क्लेम किया कि निकरागुआ द्वारा इन्वोक किए गए प्रोविजंस उनके अगेंस्ट रिजर्व्ड हैं एंड एज सच कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है उन पर जजमेंट पास करने के लिए। लास्टली यूएस ने सेल्फ डिफेंस प्लीड किया अगेंस्ट निकरागुआ's accusation of violating आर्टिकल 18 ऑफ द चार्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स। इस केस की जजमेंट 142 पेजेस लॉन्ग थी और इसमें 291 पॉइंट्स ऑफ वर्डिक्ट थे। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में ऑब्जर्व किया कि यूएस के आर्गुमेंट रिगार्डिंग देयर बीइंग मल्टीलैटरल ट्रीटीज बिटवीन द वेरियस स्टेट्स ऑफ द यूएसए एंड द यूएन वाज वैलिड। इस वजह से कोर्ट के लिए अपनी जजमेंट में यूएन चार्टर पर डिपेंड करना मुश्किल हो गया था। इस कारण कोर्ट ने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पर बनी हुई जूरिस्प्रूडेंस को एक्सपैंड किया। कोर्ट की जजमेंट का जनरल ओवरव्यू दिए गए पॉइंट्स में समराइज किया गया है। अब हम कोर्ट की रेलेवेंट फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं। आईसीजे ने अपनी जजमेंट में स्टेट किया कि यूएसए लायबल है कई इंटरनेशनल ट्रीटीज और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन के लिए। कोर्ट ने यूएस को ऑर्डर दिया अपना सपोर्ट विदड्रॉ करने के लिए कॉन्ट्रास से और निकरागुआ पे अपने किए गए अटैक्स को रोकने का भी। इसके अलावा कोर्ट ने यूएस को ऑर्डर दिया निकरागुआ को रिपेरेशंस पे करने का। इस जजमेंट का एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था आर्म्ड अटैक की डेफिनेशन। कोर्ट ने आर्म्ड अटैक की डेफिनेशन देते हुए ही कहा कि आर्म्ड अटैक उन एक्ट्स को भी इंक्लूड करता है जिनमें एक आर्म्ड फोर्स अपने नेशनल बॉर्डर से बाहर जाए या स्टेट का वो एक्ट जिससे वो अपने सब्जेक्ट से आर्म्ड फोर्स यूज करवाए अगेंस्ट अनदर स्टेट।
इस जजमेंट का ये पार्ट यूएनजी रेजोल्यूशन 3314 के आर्टिकल 3G से मिलता है जो डिफाइन करता है अग्रेशन को। अब हम आते हैं लाग्रांड केस जर्मनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। इस केस में यूएस ने 2 जर्मन नेशनल्स को अरेस्ट किया था फॉर अटेम्प्टेड रॉबरी एंड मर्डर। जर्मनी ने यूएस के अगेंस्ट एक कंप्लेंट सबमिट की टू द आईसीजे जिसमें जर्मनी ने क्लेम किया कि यूएस ने वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1B को वायलेट किया है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का आर्टिकल 36 1B स्टेट पर कंपल्शन बनाता है एलियन को उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करने की। ऐसे केसेस में एलियन के पास राइट होता है अपने स्टेट की कॉन्सुलर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने का ऑफ हिज अरेस्ट। ये राइट एलियन को तभी मिलता है जब उसको एक फॉरेन स्टेट डेथ सेंटेंस वाले केसेस के लिए ट्राई कर रहा हो। इस केस में जर्मनी ने आईसीजे से रिक्वेस्ट की वियना कन्वेंशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने की और यूएस को एग्जीक्यूशन पोस्टपोन करने का ऑर्डर देने की। जर्मनी ने कोर्ट से वियना कन्वेंशन की वायलेशन की रेमेडी मांगते हुए ये कहा कि यूएस के स्टेट कोर्ट्स को जर्मन नेशनल्स के डेथ सेंटेंसेस को रिव्यू करना चाहिए और ये डिटरमिन करना चाहिए कि क्या उन जर्मन नेशनल्स की लैक ऑफ एक्सेस टू consular authorities resulted in them being awarded death sentences. यूएस का क्लेम ये था कि आईसीजे को यूज किया जा रहा है एज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील ऐसे केसेस में जो कि यूएस की नेशनल कोर्ट्स की हियरिंग्स है। इस वजह से कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी इस केस को ट्राई करने की। आईसीजे की प्रोसीडिंग्स के दौरान यूएस ने उन 2 नेशनल जर्मन्स को एग्जीक्यूट कर दिया। इस केस में कोर्ट के सामने 3 इश्यूज आए। 1, क्या आईसीजे के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को ट्राई करने की, ये ध्यान रखते हुए कि इस केस के अक्यूज्ड ने यूएस टेरिटरी में क्राइम कमिट किया था। 2, क्या यूएन मेंबर होने से आईसीजे की जजमेंट्स मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होगी। 3, इस केस में वियना कन्वेंशन का क्या रोल है। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में ये नोट किया कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को ट्राई करने की। इस केस में अक्यूज्ड जर्मन नेशनल्स यूएस टेरिटरी में थे एंड एज सच उनके पास राइट था अपनी कंट्री से हेल्प मांगने का। फिर कोर्ट ने स्टेट किया कि जर्मनी और यूएसए आईसीजे के मेंबर्स हैं और उन्हें आईसीजे के समन्स का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। फिर कोर्ट ने रूल किया कि आईसीजे के पास इस केस में ऑप्शनल प्रोटोकॉल के थ्रू अथॉरिटी है इस मैटर से डील करने की। दूसरे इशू को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 94 के अंडर यूएसए को आईसीजे के डिसीजन के साथ कंप्लाई करना ही पड़ेगा। पर यूएसए ने ऐसा नहीं किया और कोर्ट की इनिशियल जजमेंट को इग्नोर करते हुए अक्यूज्ड को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर कोर्ट ने इस केस में वियना कन्वेंशन का रोल डिसाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि वियना कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन कोर्ट की कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन में आती है। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1B स्टेट करता है कि एक स्टेट की कॉन्सुलेट अपने नेशनल्स के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकती है एंड वाइस वर्सा। अपने नेशनल के अरेस्ट के बारे में उस स्टेट के कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। कॉन्सुलेट अरेस्टेड नेशनल को विजिट कर सकती है। हाउएवर इस केस में यूएसए ने जर्मनी को उसके नेशनल्स के अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। मोरोवर जर्मनी ने कंप्लेंट एग्जीक्यूशन के 2 दिन पहले ही फाइल की थी। कोर्ट ने इसको कंसिडर करते हुए नोट किया कि क्लेम्स और कंप्लेंट्स का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है एंड एज सच द कोर्ट वाज इंक्लाइंड टू पास इट्स रूलिंग इन फेवर ऑफ जर्मनी। अब आते हैं आर्म्ड एक्टिविटीज ऑन द टेरिटरी ऑफ द कॉन्गो पे। ये केस था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा के बीच। इस केस का कॉन्टेक्चुअल ओवरव्यू ये है कि 1997 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कबीला को युगांडा और रुवांडा की हेल्प मिली जिससे वो कॉन्गो के प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद डीआरसी के रिलेशंस विद युगांडा एंड रुवांडा खराब हुए। 1998 में प्रेसिडेंट कबीला ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया कॉन्गो में रुवांडा के मिलिट्री को रखने से। कुछ महीनों बाद प्रेसिडेंट कबीला ने युगांडन और रुवांडन फोर्सेस को अक्यूज किया फॉर इन्वेडिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सब्सिक्वेंटली 2003 में युगांडा की मिलिट्री कॉन्गो से पूरी तरह विड्रॉ कर चुकी थी। इसके अगेंस्ट कॉन्गो ने आर्ग्यू किया कि युगांडा ने कॉन्गो की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा था अंटिल 2003। युगांडा ने अपनी काउंटर आर्ग्यूमेंट में सबमिट किया कि युगांडा की प्रेजेंस कॉन्गो में जस्टिफाइड थी अंटिल 1998 कॉन्गो के इन्विटेशन की वजह से। 1998 के बाद से 1999 तक सेल्फ डिफेंस के बेसिस पर और 1999 से 2003 तक बेस्ड ऑन कॉन्गोज कंसेंट। कॉन्गो ने आईसीजे से रिक्वेस्ट की टू डिसाइड वेदर युगांडा हैड एंगेज्ड इन आर्म्ड अग्रेशन फ्रॉम 1998 टू 2003 इन कॉन्गो। इसके सपोर्ट में युगांडा ने आर्ग्यू किया कि 1. युगांडा ने कॉन्गो के अगेंस्ट मिलिट्री और पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ करवाई। 2. युगांडा ने कॉन्गो की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया। 3. युगांडा ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट किया इन वेरियस वेज। फिर कॉन्गो ने आर्ग्यू किया कि युगांडा ने कॉन्गो टेरिटरी के ऑक्यूपेशन के टाइम ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वायलेशंस कमिट किए और उन वायलेशंस को प्रिवेंट करने में भी फेल हुए। फर्दरमोर युगांडा ने कॉन्गो के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और होने दिया। इन सब कंटेंशंस के चलते कॉन्गो ने आईसीजे से एडिक्वेट रेमेडीज दिलवाने की रिक्वेस्ट की फ्रॉम युगांडा। इस केसेस के इश्यूज मेनली 2 थे। 1. कॉन्गो ने अपना कंसेंट कब विड्रॉ किया। 2. कॉन्गो ने युगांडा की किन एक्टिविटीज़ को अपना कंसेंट दिया था। इस केस में पार्टीज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था कि कॉन्गो ने अपना कंसेंट कब विड्रॉ किया। कॉन्गो का मानना था कि उसने कंसेंट विड्रॉ किया 1998 में थ्रू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यहाँ कोटेशन मार्क्स में दिया गया है। युगांडा का मानना था कि कंसेंट 1998 में विड्रॉ नहीं किया गया था एज कॉन्गो की स्टेटमेंट ओनली रेफर टू रुवांडा और अगर कॉन्गो को अपना कंसेंट विड्रॉ करना था विथ युगांडा तो उसको फॉर्मली डिनाउंस करना पड़ता युगांडा और कॉन्गो के बीच साइन किया गया 1998 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल।
1998 के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से कॉन्गो और युगांडा ने कोऑपरेशन के थ्रू अपने कॉमन बॉर्डर में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अग्री किया था। आईसीजे ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा कि 1998 में युगांडा ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट से युगांडन फोर्सेस की प्रेजेंस के अगेंस्ट अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में सिर्फ रुआंडा की मिलिट्री फोर्सेस को मेंशन किया गया था। फिर कोर्ट ने रूल किया कि दोनों कंट्रीज के बीच का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल युगांडन ट्रूप्स के कॉन्गो में होने का कंसेंट या ऑथराइजेशन वाला लीगल प्रोविजन नहीं मेंशन करता है। कंसेंट देना या विड्रॉ करने का प्रोविजन प्रोटोकॉल आने के पहले से ही एग्जिस्ट करता था दोनों कंट्रीज के बीच। एज सच कंसेंट कभी भी विड्रॉ किया जा सकता था विदाउट अ फॉर्मल डिनाउंसिएशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसके चलते कोर्ट ने स्टेट किया कि कॉन्गो के पास फुल अथॉरिटी थी अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ करने की। दूसरे इशू पे आते हुए कोर्ट ने रूल किया कि कॉन्गो का दिया गया कंसेंट युगांडा को अनलिमिटेड ऑथराइजेशन नहीं प्रोवाइड करता, एज वो स्पेसिफाइड लोकेशंस और ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया गया था। कंसेंट देने के टाइम कॉन्गो ने युगांडा को अपने बॉर्डर से रिबेल्स के अगेंस्ट एक्ट करने की अथॉरिटी दी थी। इस ऑथराइजेशन के चलते युगांडा मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करवा सकता था अगेंस्ट रिबेल्स जो कॉन्गो के ईस्टर्न बॉर्डर टाउन्स में थे। पर युगांडा का उन ईस्टर्न बॉर्डर टाउन्स पे टेक ओवर कॉन्गो और युगांडा की एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग के बाहर था। इसके चलते कॉन्गो ने अगर अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं भी किया होता तब भी युगांडा के एक्ट कॉन्गो के दिए गए ऑथराइजेशन के स्कोप के बाहर थे। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉकेट।